बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। DGISPR की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसने तो आग लगा दी है पूरे पाकिस्तान में। बहुत सारे ऐसे लोग जो इमरान खान के मुखालिफिन हैं वो भी इससे अपने आप को दूर रखना चाहते हैं और वो इसको गैर ज़रूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं। इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार दिया। अब आलमी सतह पर इसको कैसे रिपोर्ट किया जा रहा है? नॉर्मली हर तरफ ये तासुर जा रहा है और इसकी ऐसे रिपोर्टिंग हो रही है कि जैसे इमरान खान वर्सेस आर्मी या आर्मी ने इमरान खान को धमकियां लगाई हैं। यानी व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, जो कुछ भी यहाँ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है उसको लेकर दुनिया ये सोच रही है कि पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम इमरान खान को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट निशाना बना रही है और उनको धमकियां लगा रही है। अब डीजी साहब ने कुछ चीजें जो उठाई है ना, उनका जवाब बड़ा तगड़ा आ रहा है। एक तो पहले आप ये देख लें कि खुर्रम ज़ीशान साहब हैं सेनेटर, इनका जो एक स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं जी DGISPR 2% का एक तनख्वाहदार सरकारी मुलाजिम है। इस हरामखोर की इतनी मजाल नहीं होनी चाहिए कि 4 करोड़ लोगों के मुंतखब नुमाइंदा वजीर आला के बारे में मुगल्लज़ात बकता फिरे। डीजी इसका जवाब आएगा और तब तुम्हारे बदन के हर सुराख से धुआं निकलेगा। जितनी बकवास तुम करोगे इससे 100 से ज़रब देकर वापस लौटाएंगे तुम्हें। खान ने सही कहा था कि तुम बेगैरत हो। ये जनाब खुर्रम ज़ीशान साहब का ये ट्वीट है, इन्होंने जवाब दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ टेक्निकल चीज़ों के जवाब दिए हैं। ये जो सवाल उठाया गया कि इमरान खान के बारे में, ये फेसबुक पे ARY ने एक पोस्ट लगाई हुई है और उस पोस्ट के नीचे 8000 से ज्यादा कमेंट्स हैं, अब तकरीबन 10,000 के करीब हैं और इंतहाई आउट ऑफ कंट्रोल किस्म का लोगों का रिएक्शन आ रहा है DGISPR के स्टेटमेंट पे कि तुम कौन हो, कहां से इल्म हासिल किया है, तुम अपने आप को क्या समझते हो। ये जो सख्त किस्म के अल्फाज DGISPR ने बोले, इसके नीचे कोई लगभग 10,000 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है और 99% लोगों ने बड़ा खौफनाक रिस्पॉन्ड किया है। इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो भी अब मैदान में आ गई हैं और इमरान खान साहब की बहनों ने कुछ इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिए हैं। इसमें अलीमा खानम ने कहा कि इमरान खान साहब का जो पैगाम था जो अडियाला जेल से उस दिन आया था बाहर, हमने उसको पहली मर्तबा एडिट किया था। यानी इससे पहले कभी हमने उसको एडिट नहीं किया। इमरान खान जो हमें जेल में बताते थे वो हम बाहर आकर बता देते थे, लेकिन इस मर्तबा ये हुआ कि इमरान खान ने जेल में इतनी ज्यादा सख्त बातें की कि हमने उनको नरम किया। आसिम मुनीर से मुतालिक बातों को खास तौर पे कि इनको नरम कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप वो ट्वीट देखें तो वो बड़ा सख्त ट्वीट था। लेकिन अलीमा खानम का ये मानना है कि क्योंकि इमरान खान की और हमारी मुलाकात जो है वो बग्ड होती है, यानी वहां पे उन्होंने सिस्टम लगाया हुआ रिकॉर्डिंग का और खुफिया आलात वहां पे नस्ब है, तो उनका यह मानना है कि वो जो रिकॉर्डिंग है वो कहीं आसिम मुनीर ने सुनी है और उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे ये सब कुछ अब किया जा रहा है। फिर अलीमा खानम ने यह भी बताया कि हमें कहा जाता है कि दरमियानी रास्ता क्यों नहीं निकालते, तो हमने ये बताया कि इमरान खान 3 चीजों की बात करते हैं। नंबर 1 आइन की हुक्मरानी, नंबर 2 जमहूरियत, नंबर 3 इंसानी हुकूक। और ये तमाम मुतालबात इमरान खान अवाम के लिए करते हैं, अपनी जात के लिए नहीं करते। तो इन चीजों पे आप आ जाएं। इमरान खान को अपनी जात के लिए नहीं लेकिन पब्लिक के लिए बैठकर आप ये रास्ते निकाल सकते हैं। दरमियानी रास्ता यही है कि आइन की हुक्मरानी, जमहूरियत और इंसानी हुकूक। डॉक्टर उज़मा जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने बताया कि इमरान खान का कहना है कि ज़हनी तशद्दुद जिस्मानी तशद्दुद से ज्यादा खौफनाक है। इमरान खान हमें हमेशा पहले मुस्कुरा कर मिलते थे, लेकिन इस बार वो शदीद गुस्से में थे और तवील कैद तन्हाई में उन्हें रखा गया था, उसकी वजह से वो काफी डिस्टर्ब थे। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताऊं, जब किसी को आप जाकर जेल में ये बताएं कि आपकी बहन को बालों से पकड़ के घसीटा गया और मारा गया है और वो आपकी बहन भी सबसे नरम और मासूम हो, तो फिर बहुत गुस्सा चढ़ता है एक भाई को। और ये वही रिएक्शन है जो इमरान खान साहब ने दिया, लेकिन उनकी बहनों ने एडिट करके यानी उसको नरम करके आसिम मुनीर के बारे में स्टेटमेंट को बाहर निकाला। अब इमरान खान की बहनें कहती हैं कि शायद आसिम मुनीर साहब ने वो रिकॉर्डिंग सुनी है और उसके बाद ये रद्द-ए-अमल आया है। अच्छा, एक बात और अलीमा खानम ने कही, और ये उन्होंने जब ये बात कही तो इस बात को यानी इंटरनेशनल मीडिया को बात करते हुए अलीमा खानम ने कहा, उन्होंने कहा जी कि इमरान खान हमसे कई मरतबा वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं, मेरा मकसद मेरी जात से बहुत बड़ा है। वो कह चुके हैं कि मैं जेल में मरना पसंद करूंगा लेकिन इन फिरौनों के सामने नहीं झुकूंगा। वो जेल से हमारे जरिए पाकिस्तानियों के लिए भी पैगाम भेजते हैं कि अगर आप इस माफिया के गुलाम बने रहे तो ये आपकी आने वाली नस्लों को भी गुलाम बना लेंगे, इसलिए आपको अपने हुकूक के लिए लड़ना होगा। ये अलीमा खानम ने कहा। उन्होंने कहा जी इमरान खान ने कहा कि मेरी जात से मेरा मकसद बहुत बड़ा है। ये है प्रॉब्लम, इसको ना सारे समझ लें कि इमरान खान ने वो फैसला कर लिया है जो एक दौर में जुल्फिकार अली भुट्टो ने कर लिया था। इमरान खान को अपना मकसद अपनी जिंदगी से ज्यादा बड़ा महसूस होना शुरू हो गया और इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, यानी मैंने तो दुनिया की हर चीज हासिल कर ली है, दुनिया के बेहतरीन अवार्ड मेरे पास है, दुनिया के वो लोग जिन्हें मिलने के लिए लोग कतारों में खड़े होते हैं
वो मुझे मिलने के लिए कतारों में खड़े होते रहे। तो इमरान खान ने कहा कि उसने तो एक भरपूर जिंदगी जी ली और कामयाब, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे रोशनी भी दिखाई। उसके अंदर हम देखते हैं कि ईमान की भी ताकत बहुत ज्यादा। अब तो एक ऐसा आदमी जिसने जिंदगी भरपूर जी ली हो और वो कौम का सबसे बड़ा हीरो हो, वो ये फैसला कर ले कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और अगर अब मौत भी आ जाती है इस मकसद में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मरने के लिए तैयार हो, तो उसका तो कुछ नहीं जाएगा। लेकिन आसिम मुनीर साहब को और बाकी सियासी लीडरों को यह सोचना चाहिए कि उनके पास खोने के लिए क्या कुछ है। जो डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है ना, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ हुआ तो इसका मलबा पाकिस्तान में किसी एक आदमी पे नहीं गिरेगा, ये सीधा सीधा आसिम मुनीर और पूरी फौज के ऊपर गिर जाएगा। फौज को भी ये बात सोचनी चाहिए, उन्हें इस बात पे गौर करना चाहिए कि एक इदारे को चंद लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। नवाज शरीफ ने जूते पॉलिश किए चंद लोगों के, और उन्होंने मिलकर बंद कमरों में फैसले कर लिए कि हमने ये करना है, ये करना है, ये करना है, मुल्क को ऐसे चलाना है। हाउ इज इट पॉसिबल? करोड़ों लोगों का मुल्क है, वो लोग फैसला करेंगे ना। चंद लोग तो फैसला नहीं करेंगे सिर्फ इस बुनियाद पे कि उनके पास बंदूकों वाली बहुत बड़ी तादाद में एक फोर्स है, इस बुनियाद पे तो नहीं हो सकता। बहरहाल ये अब सोच ले कि आपके पास खोने के लिए क्या कुछ है, क्योंकि इमरान खान खुदकुशी के लेवल तक इस लड़ाई में उतर चुका है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ने एक जंग करने का फैसला किया है और भारी हथियार बॉर्डर पे पहुंचाए जा रहे हैं गुज़िश्ता एक हफ्ते से। कल रात एक बड़ी जबरदस्त किस्म की झड़पें भी हुई हैं ये चमन के इलाके में, उसके आसपास। तो एक अफगानिस्तान के साथ तो जंग छेड़ी जा सकती है। नाज़रीन, वो जज के बेटे वाला केस जो है, जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही हो गया। मेरी इन फैमिली से बात हुई थी तो मैंने इनको ये बता दिया था कि आपको सुलह के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। वो मुझे कह रहे थे नहीं हम सुलह नहीं करेंगे, हमारी बहन है, और एक फैमिली में तो एक ही इकलौती बहन थी, दूसरी फैमिली की भी बड़ी प्यारी उनकी बच्ची थी, बेटियां वैसी बड़ी लाडली होती हैं। लेकिन मैं ये जानता था कि ये सुलह हो जाएगी, क्योंकि जज साहब को जो लोग लेकर आए वो जज साहब को अकेला नहीं छोड़ेंगे, और फिर सुलह हो भी गई। अब ऐसा जज बड़ा सूट करता है। याद रखिएगा, ये जज साहब अब कभी भी एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं लिख पाएंगे, ये कभी भी हुकूमत के खिलाफ एक फैसला नहीं दे पाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत दिखावे के लिए छोटा मोटा वो करेंगे, हल्की बुल्की एक्टिंग होती रहेगी, लेकिन कभी ये कोई फैसला नहीं दे पाएंगे। जिस तरीके से निजाम ने इनको सर्व किया है, जिस तरीके से इनके बेटे को निकाला गया मक्खन में बाल की तरह, वो आपने देख लिया। 2 बेटियों को कत्ल किया इनके बेटे ने गाड़ी से टक्कर मार के। 2 बेटियां जो हैं वो सड़क के ऊपर इंतकाल कर गई। पूरी दुनिया में कभी कहीं ऐसा नहीं होता। इतनी जल्दी तो रेमंड डेविस नहीं छूटा था जितनी जल्दी ये बच्चा छूट गया। 9 उम्र है, गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं है, ID कार्ड तक नहीं बना हुआ, गाड़ी चला रहा है, लाइसेंस भी नहीं है, गाड़ी चला रहा है, और गाड़ी भी वो वाली चला रहा है V8। पहले तो पूछे इनके पास V8 गाड़ी आई कहां से? ये तो अच्छे खासे बड़े बिजनेसमैन तगड़े लोग जो होते हैं पैसे वाले, उनके पास V8 गाड़ी होती है। मैं अच्छे खासे पैसे कमाता रहा हूं, मैंने कभी ये गाड़ी नहीं खरीदी। हमारे बहुत सारे और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कभी ये गाड़ी नहीं खरीदी। तो जनाब जज का बेटा V8 चला रहा था, बड़ी तगड़ी बड़ी गाड़ी। 2 बेटियां उसने कुचल दी एंजॉय करते हुए। और मैंने उनकी फैमिली को कहा था कि आपका अगर कोई पीर है ना तो वो भी आपके घर आ जाएगा, जो आपके जानने वाले आपके रिश्तेदार आपके घर पहुंच जाएंगे, हर बंदा पहुंच जाएगा, ये पैसे भी देंगे, सब कुछ देंगे, और आपको बिलाखिर ये मजबूर कर देंगे। और वही हुआ। और मैंने उनसे ये भी कहा था मुझे आपसे कोई गिला कोई शिकवा नहीं होगा, मैं आपके दुख को और तकलीफ को समझता हूं, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि आप एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां कोई इंसाफ और कानून बाकी नहीं है। तो उन्होंने तब मुझे कहा था कि जी हम डट जाएंगे, हम कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। और इस पे उनसे कोई गिला नहीं है, ये निजाम की बेहिसी और बेशर्मी है। 4 दिन के अंदर सुलह होगी पार्टियों की, जज साहब ने कहा बच्चे को जमानत ने घर जाए, बात खत्म। ये है पाकिस्तान का निजाम इंसाफ। अब तक के लिए इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उन्होंने बताया कि जनाब ये मालाकंड डिवीजन में हो रहा है, ये हज़ारा डिवीजन में हो रहा है, या कुछ जो जनूबी अजला है वहाँ पे हो रहा है, पेशावर में हो रहा है। तो मुख्तलिफ जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियाँ निकाली और इमरान खान साहब के हक़ में मुजाहरा किया। तहरीक इंसाफ का ये मानना है कि उनके साथ ज़्यादती हो रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है तोशा खाना के हवाले से, और बहुत सारे वो हक़ाइक़ छाप दिए हैं जो हक़ाइक़ नॉर्मली हम नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए, वक्तन फ़वक्तन ये सारी चीज़ें पाकिस्तान का मीडिया बताता रहा कि तोशा खाना पे किसने कितना हाथ साफ किया। तोशा खाना में किसी ने भी घड़ियां नहीं छोड़ी। जितने भी लोग आए पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों में, वो सारे तोशा खाना के तहाइफ अपने घरों में लेकर जाते रहे, चाहे वो निगरान हुकूमतों में आए, चाहे वो बाकायदा हुकूमतों में आकर बैठे। तमाम लोग तोशा खाना के ऊपर हाथ साफ करते रहे, हत्ता कि जर्नैलों ने भी तोशा खाना के ऊपर हाथ साफ किया है। तो तमाम लोग जो हैं वो तोशा खाना से निकालते रहे सामान, घड़ियाँ, ज्वेलरी, कालीन, घरेलू सामान, टी सेट और पता नहीं क्या कुछ ये ले जाते थे। नवाज शरीफ साहब लंबे अरसे से, नवाज शरीफ साहब, उनकी अहलिया, उनका ख़ानदान ये सामान लेते रहे।
इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी भी हुकूमतें आई वो सारी भी ये सामान लेती रही हैं। इसी तरह इमरान खान साहब ने और उनकी एहलिया ने भी तोशा खाना का सामान लिया। मामला ये है कि इमरान खान साहब को ये नहीं करना चाहिए था या उनकी एहलिया को नहीं करना चाहिए था। ये इखलाकी नुक्ता नज़र से आप देखें तो बात ठीक है, यानी बाकी सारे लोग जो काम कर रहे थे वो इन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई इल्लीगल काम किया, गैर कानूनी काम किया? अगर तो गैर कानूनी काम किया तो वो सब ने किया। अगर तो तोशाखाना से घड़ी लेना या कोई और तोहफा लेना गैर कानूनी है तो यही गैर कानूनी काम नवाज शरीफ ने, उनके ख़ानदान ने, जरदारी ने, उनके ख़ानदान ने, गिलानी ने, उनके ख़ानदान ने और बेशुमार और ख़ानदान हैं जो ये कारनामे कर चुके हैं। तो उन सबको भी गिरफ्तार होना चाहिए, उन सब पे भी मुकदमे चलने चाहिए। तोशाखाना से सामान लेना इलीगल नहीं है। आप एक मखसूस अमाउंट जमा करवा के आप सामान ले लेते हैं और ये हमेशा से होता है, कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा। लेकिन इमरान खान साहब वो पहले आदमी हैं जिन्होंने तोशाखाना के रूल्स को तब्दील किया और जो 20% पैसा देकर सामान लेते थे उसको 50% तक कर दिया। अब इल्ज़ामात इमरान खान साहब पे ये लगते हैं कि जनाब जो तोशाखाना के अंदर तहाइफ थे उनकी कीमत कम लगवाई गई। भी जो कम कीमत लगवाई गई वो प्राइम मिनिस्टर खुद लेके हाथ में तो नहीं फिरता था मार्केट के अंदर, जनाब बताएं ये कितने का है, जनाब आप बताएं ये कितने का है, जनाब आप बताएं, ऐसे तो नहीं होता था। भाई सरकारी मुलाजमीन है, तोशाखाना का बाकायदा एक डिपार्टमेंट है, वो लोग जाते हैं, वही लोग चेक करवाते हैं ना ये चीज़ कितने की है। तो जो उसकी कीमत लगती है उसके मुताबिक वो 20% या बाद में इमरान खान साहब ने 50% कर दिया तो उसके मुताबिक वो नीलाम हो जाता है। तरीकाकार तो ये है, अगर कम कीमत लगी थी तो इमरान खान ने जाके मार्केट में तो नहीं लगाई थी ना, वो तो जिसने कम कीमत लगाई वो सरकारी ऑफिसर, उसके गले में फंदा डालो, उसको पकड़ो ना कि भाई ये तुमने इतनी कम कीमत क्यों लगाई और तुमने क्यों सरकार का माल जो है या तोशाखाना का माल ओने पोने बेच दिया। उन सबको छूट है इमरान खान को। देखिए अगर इमरान खान साहब और उनकी एहलिया, अव्वल तो मेरा ये मानना है कि इन्हें कोई तोहफा लेना ही नहीं चाहिए था, ये इन तोहफों से बहुत बड़े हैं। इमरान खान की तो शख्सियत इतनी बड़ी है, ये उनकी एहलिया ने अगर लिया तो लेना ही नहीं चाहिए था, ये तोहफे लेने नहीं चाहिए थे। लेकिन अगर उन्होंने लिए हैं तो उन्होंने कानून के मुताबिक लिए ना, गैर कानूनी तौर पर तो नहीं लिए। अगर ये ना भी लेते ना, मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, फ़र्ज़ करें इमरान खान और बुशरा बीबी एक भी तोहफा ना लेते तो किसी और केस में फंसा देते। ये तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है ना, ये तो बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि तोहफा लेते ही ना। लेकिन अगर ना लेते तो क्या होता, किसी और केस में फंसा देते। इद्दत वाला केस भी तो बनाया है ना, और कोई घटिया केस बना देते। तो ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई का नतीजा है। जिन्होंने गाड़ियां ली जो बिल्कुल ही गैर कानूनी है, गैर आईनी है, लिखा हुआ है उसके अंदर कि आप गाड़ी नहीं ले सकते तोशाखाना में, या कोई इंटीक वो आप नहीं ले सकते, वो चीज़ें इन्होंने ले ली। जो तारीखी नवादरात हैं, बहुत पुरानी चीज़ें हैं मजहबी नुक्ता नज़र से, या फिर वो चीज़ें आप नहीं ले सकते, लेकिन इन्होंने गाड़ियां भी ले ली और रूल्स को खुद ही नरम कर दिया और गाड़ियां लेके उड़ गए। वो केस चल रहा है 6 साल से, आज तक कोई उसके अंदर चालान ही जमा नहीं हुआ, और ये केस चल रहा है 1 साल से, फटाफट चालान भी जमा हो गया। तो ये एस्टेब्लिशमेंट का कारनामा है, इसमें कोई ताल्लुक नहीं है इस बात से कि इमरान खान साहब ने कोई गैर कानूनी काम किया, और बाकी सारों ने भी यही काम किया। अच्छा नाज़रीन, इसमें पंजाब में दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर छापेबाजी शुरू हो गई है। ऐसा लगता है कि पंजाब पुलिस का एक ही काम रह गया, पीटीआई के बंदे पढ़ लो, वो पीटीआई के ऊपर छापों पे छापे और कोई काम ही नहीं करते। जिसने भी अपनी कारकर्दगी साबित करनी होती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे चढ़ जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं वहाँ पे अब कारकर्दगी दिखाने का जो वाहिद ज़रिया है वो ये है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के ख़िलाफ़ कितना किया और क्या किया। यानी ये PMLN के एक जर्नलिस्ट हैं अफसार आलम साहब, इन्हें वो भी लगाया हुआ था इन्होंने, चेयरमैन पैमरा भी, ये कहते हैं जी कि मेजर जनरल फैसल नसीर को अगला DG ISI लगाया जा सकता है, इसीलिए उन्हें साथ लीबिया ले जाया गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब ने जब उन्हें गोली लगी या गोलियां लगी तो उन्होंने मेजर जनरल फैसल नसीर का ही नाम दिया था उस वक्त कि जनाब ये जिम्मेदार है, और उन्हें नामजद किया था, और उनके ऊपर सियासत में मुदाखलत के इल्ज़ामात भी इमरान खान साहब ने लगाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मानती है कि मेजर जनरल फैसल नसीर पूरी तरह से सियासत के अंदर इन्वॉल्व है, DGC हैं वो, तो उन्हें DG ISI अगर लगाया गया तो देखिए ये उन लोगों में से एक है जिनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता बाकी बचा नहीं है। यानी ये लोग उस लेवल तक पहुंच गए हैं, कुछ लोग एक लेवल तक आ जाते हैं ना। देखिए आसिम मुनीर साहब और इमरान खान के बारे में लोग कहते हैं कि ये दो तलवारें एक नियाम में नहीं रह सकती,
तो ये अपनी बका के लिए किसी भी लेवल तक जाएंगे। इसी तरह फैसल नसीर साहब हैं, कुछ और लोग हैं, ये लोग नहीं पीछे हट सकते। अब बात ये है कि ये जिस नहज तक पहुंच गए हैं या जहां तक ये मामलात को लेकर चले गए हैं वहां से पीछे हटा नहीं जा सकता। अब इमरान खान साहब आए तो इनकी बका खतरे में हो जाएगी, या इमरान खान साहब सर्वाइव कर गए तो ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बज़ाहिर ये दिखाई देता है, ये सियासत है, इसमें कुछ भी हो जाता है, लेकिन बज़ाहिर जो दिखाई दे रहा है वो ये है। फिर एक और चीज़ भी बताई गई कि नून लीग ने नदीम अंजुम के लिए बहुत कोशिश की। नदीम अंजुम साबिक DG ISI है और इसी के दौर में मुझे अगवा किया गया था, मुझे इसलिए ये बंदा हमेशा याद रहेगा। बाकी DG ISI शायद मैं भूल जाऊँ, एक एक करके तारीख का हिस्सा बनते जाते हैं, लोगों को याद भी नहीं रहते, तो ये इसको मैं याद रखूँगा क्योंकि इसके दौर में मैं अगवा किया गया था। तो हुकूमत इसे दोबारा DG ISI लगाना चाहती थी, फिर दूसरी नहीं लगाया, एस्टेब्लिशमेंट ने बात नहीं मानी और दूसरी ऑप्शन रखी गई सिक्योरिटी एडवाइजर ही लगा दें, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, वो भी नहीं लगाया गया। फिर तीसरी ऑप्शन जनाब अमेरिका में इसको सफीर लगा दें, वो भी नहीं लगाया गया। लेकिन दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, नदीम अंजुम को कोई ना कोई ओहदा मिल जाएगा, उसकी एक वजह है। कोई भी जर्नैल जो है वो ज़्यादा अरसे तक बेरोज़गार नहीं रह सकता, जब उसने खिदमात सर अंजाम दी हो तो उसे कोई ना कोई नौकरी मिल जाती। नॉर्मली हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जर्नैलों को नौकरियां आजकल मिल रही हैं, तो इन्हें भी नौकरी मिल जाएगी। कौमी कॉन्फ्रेंस के अंदर नाज़रीन बड़ी ज़बरदस्त तकारीर हुई हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से मोमेंटम बनाने की कोशिश की गई है। और ये मोमेंटम क्या है ज़रा ये आप सुन लीजिए। सुहेल अफरीदी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की है, रबिया बाजवा साहिबा ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की है, कुछ जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बड़ी अच्छी वहाँ बातें की हैं, कुछ वकला ने बातें की है और कुछ सियासतदानों ने भी। महमूद अचकज़ई साहब ने बड़ी समझदारी वाली बात की और ये बात